हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं सोशियोलॉजी एनसीईआरटी जो कि क्लास 12th का है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 4 जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो जगह देखिएगा, जिसमें कि चैप्टर 1, 2, 3 सब पढ़ाया गया है। और सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है। देखिए, इसमें हम लोग आईएएस और पीसीएस के लिए एनालिसिस करते हैं। तो आप लोग देखिए, अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसको बस ऐसे ही पढ़ते रहिए नॉर्मली, उसके बाद ही कोई फिर वो स्ट्रॉन्ग बुक पढ़िए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपका तो पढ़ना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। हालांकि यहाँ नगरीकरण बढ़ रहा है। भारत के बहुसंख्यक लोग गांव में ही रहते हैं, 69% 2011 जनगणना के अनुसार। और उसका जीवन कृषि अथवा उससे संबंधित व्यवसायों में चलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भूमि संपत्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार भी है, लेकिन भूमि न तो केवल उत्पादन का साधन है और न ही केवल संपत्ति का एक प्रकार, न ही केवल कृषि है जो कि उसके उनके जीविका का एक प्रकार है। यह जीने का एक तरीका भी है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों और उनके प्रकार में कृषि की पृष्ठभूमि होती है। आप पिछले पाठों को याद कीजिए कि कैसे संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नव वर्ष के त्यौहार, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाड़ी, ये सब मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाते हैं और नए कृषि मौसम के आगे आने की घोषणा करते हैं। कुछ अन्य कृषि संबंधित त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पर कैसे कृषि वगैरह किया जा रहा है वो दिखाया गया है। पहले और अब में कितना परिवर्तन आया हुआ है। तो ये कृषि एवं संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। हमारे देश में कृषि की प्रकृति और अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह का मिलेगा। ये भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में बिंबित होती हैं। यह आप कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषिक जीवन पद्धति से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है। लेकिन ग्रामीण से सिर्फ कृषि ही नहीं है, बहुत से ऐसे क्रियाकलाप है जो कृषि और ग्राम्य जीवन की मदद के लिए और वे ग्रामीण समाज में लोगों के जीविका के स्रोत हैं। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे कारीगर या दस्तकार जैसे कुम्हार, खाती, जुलाहे, लुहार एवं सुनार भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा और खंड हैं। औपनिवेशिक काल से ही वे संख्या में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपने पहले अध्याय में पढ़ ही लिया है कि कैसे मशीन से बने सामानों को के आगमन ने उनकी हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्थान ले लिया है। बहुत से अन्य विशेषज्ञ एवं दस्तकार जैसे कहानी सुनाने वाले, ज्योतिषी, पुजारी, भिश्ती एवं तेली इत्यादि भी ग्रामीण समाज में लोगों को सहारा देते हैं। ग्रामीण भारत में व्यवसायों की भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था में प्रतिबिंबित होती हैं। जहाँ की कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अपनी सेवाएं देने वाले धोबी, कुम्हार एवं सुनार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ परंपरागत व्यवसाय आज टूट रहे हैं, लेकिन ग्रामीण नगरीय आर्थिकी के परस्पर अंत संबंध से कई व्यवसाय गाँव में आ रहे हैं। बहुत से लोग गाँव में रहते हैं, नौकरी करते हैं या उनकी जीविका ग्रामीण कृषि क्रियाकलापों पर आधारित है। उदाहरण के लिए बहुत से गांव में रहने वाले लोग सरकारी नौकरी जैसे डाकखाने में, शिक्षा विभाग में, कारखाने में कामगार या सेना की नौकरी करते हैं। उनकी जीविका अकृषि क्रियाकलापों से चलती है। आगे आते हैं। पहला पॉइंट, कृषि संरचना ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग। तो देखते हैं इसको। कृषि संरचना ग्रामीण भारत में जाति वर्ग टॉपिक याद रखिए। तो हम लोग पढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में कृषि योग्य भूमि ही जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन और संपत्ति का एक प्रकार है। लेकिन किसी विशिष्ट गांव या किसी क्षेत्र में रहने वालों के बीच इसका उचित विभाजन नहीं है। न ही सभी के पास भूमि होती है। वास्तव में भूमि का विभाजन घरों के बीच बहुत असमान रूप से होता है। भारत के कुछ भागों में अधिकांश लोगों के पास कुछ न कुछ भूमि होती है।
अक्सर जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता है। कुछ दूसरे भागों में 40 से 50% परिवारों के पास कोई भूमि नहीं होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी जीविका या तो कृषि मजदूरी से या अन्य प्रकार के कार्यों से चलती है। इसका सहज अर्थ यह हुआ कि कुछ थोड़े परिवार बहुत अच्छी अवस्था में है। बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के ऊपर या नीचे होते हैं। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती हैं। कानून महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर के हिस्सेदारी दिलाने में सहायक होता है। वास्तव में उनके पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं और परिवार का हिस्सा होने के नाते भूमि पर अधिकार होता है जिसका कि मुखिया एक पुरुष होता है। भूमि स्वामित्व के विभाजन एवं संरचना संबंध के लिए अक्सर कृषि संरचना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि ही उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका का निर्धारण मुख्य रूप से भूमि पर आपके अभिगमन से होता है। मध्यम और बड़ी जमीनों के मालिक साधारणतः कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं। हालांकि यह फसलों के मूल्य पर भी निर्भर करता है जो कि बहुत अधिक घटता बढ़ता रहता है। साथ ही अन्य कारणों जैसे मानसून पर भी निर्भर करता है। लेकिन कृषि मजदूरों को अक्सर निम्नतम निर्धारित मूल्य से कम दिया जाता है और वे बहुत कम कमाते हैं। उनकी आमदनी निम्नतम होती है, उनका रोजगार असुरक्षित होता है। अधिकांश कृषि मजदूर रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं और वर्ष में बहुत से दिन उनके पास कोई काम नहीं होता है। इसे बेरोजगारी कहते हैं। समान रूप से काश्तकार या पट्टेदारी कृषक जो भूस्वामी से जमीन पट्टे पर लेता है की आमदनी मालिक कृषकों से कम होती है, क्योंकि वह जमीन के मालिक को यथेष्ट किराया चुकाता है। साधारणतः फसल से होने वाली आमदनी का 50 से 75%। अतः कृषक समाज को उसकी वर्ग संरचना से ही पहचाना जाता है। परंतु हमें यह भी अवश्य याद रखना चाहिए कि यह जातीय व्यवस्था के द्वारा संरचित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग के संबंध में बड़े जटिल होते हैं। ये संबंध हमेशा स्पष्टवादी नहीं होते। हम प्रायः यह सोचते हैं कि ऊंची जाति वालों के पास अधिक भूमि और आमदनी होती है और यह कि जाति और वर्ग में पारस्परिकता है। उनका संतुलन नीचे की ओर होता है। कुछ क्षेत्रों में यह मोटे तौर पर सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए कई जगहों पर सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण बड़े भूस्वामी नहीं है, अतः वे कृषि संरचना से भी बाहर हो गए, हालांकि वे ग्रामीण समाज के अंग है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामित्व वाले समूह के लोग शूद्र या क्षत्रिय वर्ण के हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सामान्यतः एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं। वे संख्या के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री एम एन श्रीनिवास ने ऐसे लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया। प्रत्येक क्षेत्र में प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होता है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश के जाट और राजपूत, कर्नाटक के वक्का लिगास और लिंगायत, आंध्र प्रदेश के कम्मास और रेड्डी और पंजाब के जाट सिख प्रबल भूस्वामी समूहों के उदाहरण है। सामान्यतः प्रबल भूस्वामियों के समूहों, मध्य और ऊंची जाति समूहों के लोग आते हैं। अधिकांश सीमांत किसान और भूमिहीन लोग निम्न जातीय समूहों के होते हैं। दफ्तरी वर्गीकरण के अनुसार ये लोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए होते हैं। भारत के कई भागों में पहले अछूत अथवा दलित जाति के लोगों को भूमि रखने का अधिकार नहीं था। वे अधिकांशतः प्रबल जाति के भूस्वामी समूहों के लोगों के यहाँ कृषि मजदूर रहते थे। इसमें एक मजदूर सेना बनी जिससे भूस्वामियों ने खेत जुतवाकर कृषि करवाई और ज़्यादा लाभ कमाया। जाति और वर्ग का अनुपात अच्छा नहीं था, अर्थात विशिष्ट अर्थ में सबसे अच्छी जमीन और साधन उच्च एवं मध्य जातियों के पास थे। अतः शक्ति एवं विशेषाधिकार भी। इसका महत्वपूर्ण निहितार्थ ग्रामीण समाज पर होता है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था मालिकाना जाति के पास सभी महत्वपूर्ण साधन हैं और सभी मजदूरों पर उनका नियंत्रण है ताकि वे उनके लिए काम करें। उत्तरी भारत के कई भागों में अभी भी बेगार और मुक्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलन में है। गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ निम्न जाति समूह के सदस्य वर्ष में कुछ निश्चित दिनों तक मजदूरी करते हैं।
बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर के तरह काम कर रहे हैं। हालांकि कानूनन इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन वे कई क्षेत्रों में अभी भी चल रही हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, भूमि सुधार के परिणाम। तो औपनिवेशिक काल। भारत में ऐतिहासिक कारणों से कुछ क्षेत्र मात्र एक या दो मुख्य समूहों के प्रभुत्व में रहे हैं, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि कृषि संरचना पूर्व औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात बृहद रूप में परिवर्तित होती रही। जबकि वही प्रबल जाति पूर्व औपनिवेशिक काल में भी कृषि जाति थी, वे प्रत्यक्ष रूप में जमीन के मालिक नहीं थे। इनके स्थान पर शासन करने वाले समूह जैसे कि स्थानीय राजा या जमींदार भूस्वामी, जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली थे, सामान्यतः क्षत्रिय या उन अन्य ऊंची जाति के होते थे। भूमि पर नियंत्रण रखते थे। किसान अथवा कृषक जो कि उस भूमि पर कार्य करता था, वह फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें देता था। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में आए तो उन्होंने कई क्षेत्रों में इन स्थानीय जमींदारों द्वारा ही काम चलवाया। उन्होंने जमींदारों को संपत्ति के अधिकार भी दे दिए। ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें जमीन पर पहले से ही ज़्यादा नियंत्रण मिला। हालांकि औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था। जमींदार कृषक से टैक्स के रूप में जितनी ज़्यादा उपज और पैसा ले सकते थे ले लेते थे। जमींदार व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश काल के दौरान कृषि उत्पादन कम होने लगा। जमींदारों ने किसानों को अपने दबाव से पीस डाला। साथ ही बार बार पड़ने वाले अकाल और युद्ध ने जनता को एक तरह से मार डाला। औपनिवेशिक भारत में बहुत से जिलों का प्रशासन जमींदार व्यवस्था द्वारा चलता था। अन्य क्षेत्रों में यह सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसमें भू प्रबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा होता था। तेलुगु में रैयत का अर्थ है कृषक। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक, वे खुद बहुधा जमींदार होते थे कि न कि कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होते थे, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार सीधा किसानों या भूस्वामियों से ही सरोकार रखती थी, न कि किसी लॉर्ड के द्वारा। इसमें टैक्स का भार कम होता था और कृषकों को कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हुआ और वे संपन्न हुए। औपनिवेशिक भारत में जमीन के टैक्स देने की यह पृष्ठभूमि आप अपने इतिहास की पुस्तक में इसके बारे में जान पाएंगे। तो पृष्ठभूमि वर्तमान भारत में कृषि संरचना का अध्ययन करते हुए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वर्तमान संरचना में परिवर्तन एक श्रृंखला के रूप में आने शुरू हो गए हैं। अब आता है स्वतंत्र भारत। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नेहरू और उनके नीति सलाहकारों ने नियोजित विकास के कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। कृषि की सुधारों के साथ ही साथ औद्योगिकरण भी इसमें शामिल थी। नीति निर्माताओं ने उस समय भारत की निराशाजनक कृषि स्थिति पर अपने जो जवाबी मुद्दे बताए जो इसमें शामिल किए गए। ये मुख्य मुद्दे थे: पैदावार का कम होना, आयातित अनाज पर निर्भरता और ग्रामीण जनसंख्याएं एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना। आगे आता है कृषि की उन्नति के लिए कृषि की संरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए जाए और विशेष रूप से भूस्वामित्व एवं भूमि के बंटवारे की व्यवस्था में सुधार किए जाए। सन 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला को शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य के स्तर पर भी चलाया गया। इसका इरादा इन परिवर्तनों को लाने का था। विधेयक में पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। इससे उन बिचौलियों की फौज समाप्त हो गई जो कृषक और राज्य के बीच में थी। भू सुधार के लिए पास किए गए कानूनों में यह संभवतः सबसे अधिक प्रभावशाली कानून था। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि पर जमींदारों के उच्च अधिकारियों को दूर करने में और उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों को कम करने में सफल रहा। निश्चित रूप से यह बिना संघर्ष के नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें अंतर्गतवा वास्तविक भूस्वामियों एवं स्थानीय कृषकों की स्थिति को मजबूर कर दिया। भू सुधार के कानूनों के अंतर्गत अन्य मुख्य कानून था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम। उन्होंने या तो पट्टेदारी को पूरी तरह से हटाने का प्रयत्न किया या किराए के नियम बनाए ताकि पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके। अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया।
पश्चिम बंगाल और केरल में कृषक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आए, जिससे पट्टेदार को भूमि के अधिकार दिए गए। भूमि सुधार की तीसरी मुख्य श्रेणी में भूमि की हदबंदी अधिनियम थे। इस कानूनों के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की हदबंदी कम थी, जबकि अनुपजाऊ बिना पानी वाली जमीन की हदबंदी अधिक सीमा तक थी। यह संभवतः राज्यों का कार्य था कि वह निश्चित करे कि अतिरिक्त भूमि हदबंदी सीमा से ज़्यादा को वह अधिग्रहित कर ले और इसे भूमिहीन परिवारों को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः वितरित कर दे, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में। परंतु अधिकांश राज्यों में ये अधिनियम दंतविहीन साबित हुए। इसमें बहुत से ऐसे बचाव के रास्ते और युक्तियां थीं जिसमें परिवारों और घरानों ने अपनी भूमि के राज्यों को देने से बचा लिया था। हालांकि कुछ बड़ी जागीरों या जायदादों स्टेट को तोड़ दिया गया, लेकिन अधिकतर मामलों में भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच विभाजित कर दी। इसमें उनके नौकर के नाम भी तथाकथित बेनामी बदल दी गई, जिसमें उन्हें जमीन पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। वास्तव में उनके नाम नहीं किया गया। कुछ स्थानों पर कुछ अमीर किसानों ने अपनी पत्नी को वास्तव में तलाक दे दिया, परंतु उसी के साथ रहते रहे। सीलिंग अधिनियम की व्यवस्था से बचने के लिए जो कि एक अविवाहित महिला को अलग हिस्सा देने की अनुमति देता है, लेकिन पत्नियों को नहीं। इन्हें बेनामी हस्तांतरण भी कहा जाता था। कृषि की संरचना पूरे देश में बहुत ही भिन्न स्तर पर मिलती है। विभिन्न प्रकार और विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की प्रगति भी असमान रूप से हुई। मोटे तौर पर कहे तो यह कहा जा सकता है कि हालांकि इसमें औपनिवेशिक काल से अब तक वास्तव में परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी असमानता बची हुई है। इस संरचना ने कृषि संबंधी उपज पर ध्यान खींचा। भूमि सुधार न केवल कृषि उपज को अधिक बढ़ाने के लिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भी आवश्यक है। अब तीसरा पॉइंट आता है हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। तो देखते हैं क्या है हरित क्रांति और सामाजिक परिणाम। हमने देखा कि अधिकतर क्षेत्रों में भू सुधार का ग्रामीण समाज तथा कृषक संरचना पर एक सीमित प्रभाव ही है। इसके विपरीत 1960-70 के दशकों की हरित क्रांति द्वारा उन क्षेत्रों में जहां यह प्रभावशाली रही, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी तथा यह अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। हरित क्रांति कार्यक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध था, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। परिणाम स्वरूप हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर केवल कुछ क्षेत्रों में ही, जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में चली। इन क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों ने समाजशास्त्रियों द्वारा हरित क्रांति के बारे में श्रृंखलाबद्ध अध्ययनों तथा जोरदार वाद विवाद को ला दी थी। नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादक में अत्यधिक वृद्धि हुई। दशकों बाद पहली बार भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ। हरित क्रांति सरकार तथा इसमें योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरण के विपरीत प्रभावों की ओर हरित क्रांति के क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने संकेत किया है। हरित क्रांति के अधिकतर क्षेत्र में मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान की नई तकनीक का लाभ उठा सकते हैं। इसका कारण यह था कि इसमें किए जाने वाले निवेश महंगा था, जिनका व्यय छोटे तथा सीमांत किसान उठाने में उतने सक्षम नहीं थे जितने कि बड़े किसान। जब कृषक मूल रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं तथा बाजार के उत्पाद के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं, तब उन्हें जीवन निर्वाही कृषक कहा जाता है तथा आमतौर पर उन्हें कृषक की संज्ञा दी जाती है। काश्तकार अथवा किसान वे हैं जो परिवार की आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम होते हैं तथा इस प्रकार वे बाजार से जुड़े होते हैं। हरित क्रांति और उसके बाद होने वाले कृषि व्यापारी का मुख्य लाभ उन किसानों को मिला जो बाजार के अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। चौथा पॉइंट आता है स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन आया था? तो चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट देखते हैं। गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी, भुगतान में समान यानी अनाज के स्थान पर नगद भुगतान दिया गया। पहले भुगतान में अनाज दे दिया जाता था, लेकिन अब पैसा दिया जाने लगा।
पारंपरिक बंधनों में शिथिलता आई। अब भूस्वामी एवं किसान एवं कृषि मजदूरों में के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होने लगी। मुक्त दिहाड़ी मजदूरों का वर्ग का उदय हुआ। भूस्वामियों जो अधिकतर प्रबल जाति के थे, तो भूस्वामियों तथा कृषि मजदूरों के यानी कि अधिकतर निम्न जातियों के मध्य संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन का वर्णन समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन ने संरक्षण से शोषण की ओर बदलाव में किया। ब्रेमन 1974 ऐसे परिवर्तन उन तमाम क्षेत्रों में हुए जहां कृषि का व्यापारीकरण अधिक हुआ, अर्थात जहां फसलों का उत्पादन मूल रूप से बाजार में बिक्री के लिए किया गया। मजदूर संबंधों का यह बदलाव कुछ विद्वानों द्वारा पूंजीवादी कृषि की ओर एक बदलाव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था उत्पादन के साधन इस मामले में भूमि तथा मजदूरों के पृथकीकरण तथा मुक्त दिहाड़ी मजदूरों के प्रयोग पर आधारित होता है। सामान्यतः यह सच है कि अधिक विकसित क्षेत्रों के किसान अधिक बाजारोन्मुखी हो रहे थे। कृषि के अधिक व्यापारीकरण के कारण ये ग्रामीण क्षेत्र भी विस्तृत अर्थव्यवस्था से जुड़ते जा रहे थे। इस प्रक्रिया से मुद्रा का गांवों की तरफ बहाव बढ़ा तथा व्यापार के अवसरों व रोजगार में विस्तार हुआ। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की यह प्रक्रिया वास्तव में औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुई थी। 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भूमियों के बड़े टुकड़े कपास के कृषि के लिए दिए गए थे तथा कपास की खेती करने वाले किसान सीधे विश्व बाजार से जुड़ गए। हालांकि इसकी गति तथा विस्तार में स्वतंत्रता के बाद तेजी से परिवर्तन हुआ, क्योंकि सरकार ने कृषि की आधुनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित किया तथा अन्य रणनीतियों द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। राज्य सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना जैसे सिंचाई सुविधाएं, सड़कें, बिजली तथा कृषि संबंधी ग्रामीण अधोसंरचना में निवेश किया। सरकारी समितियों द्वारा उधार की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। नियमित रूप से कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए बिना किसी अवरोध के बिजली सप्लाई भी ग्रामीण भारत के लिए आवश्यक है। इसे यंत्रपरक आवश्यक भी कहा जा सकता है। भारत सरकार की हाल ही में प्रारंभ की गई दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण विकास के इन प्रयासों का समग्र परिणाम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि में रूपांतरण था, बल्कि कृषि की संरचना तथा ग्रामीण समाज में भी रूपांतरण था। 5वां पॉइंट आता है मजदूरों का संचार यानी सर्कुलेशन क्या था। प्रवासी कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी ग्रामीण समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कृषि के व्यापारीकरण से जुड़ा है। मजदूरों अथवा पहरेदारों तथा भूस्वामियों के बीच संरक्षण का पारंपरिक संबंध टूटने से तथा पंजाब जैसे हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने से मौसमी पलायन का एक प्रतिमान उभरा, जिसमें हजारों मजदूर अपने गांवों से अधिक संपन्न क्षेत्रों जहां मजदूरों की अधिक मांग तथा उच्च मजदूरी थी की तरफ संचार करते हैं। 1990 के दशक के मध्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती असमानताएं, जिन्होंने अनेक गृहस्थियों को स्वयं को बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय व्यवसायों को सम्मिलित करने पर बाध्य किया, से भी मजदूर पलायन करते हैं। जीवन व्यापार की रणनीति के तौर पर पुरुष समय समय पर काम तथा अच्छी मजदूरी को खोज में अप्रवास कर जाते हैं, जबकि स्त्रियों तथा बच्चों को अक्सर गांव में बुजुर्ग माता पिता के साथ छोड़ दिया जाता है। प्रवासन करने वाले मजदूर मुख्यतः सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से आते हैं तथा वे वर्ष के कुछ हिस्सों के लिए पंजाब तथा हरियाणा के खेतों में अथवा उत्तर प्रदेश के ईंट के भट्टे में अथवा नई दिल्ली तथा बेंगलोर जैसे शहरों में भवन निर्माण कार्य में काम करने के लिए जाते हैं। प्रवासन करने वाले इन मजदूरों को जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर यानी फुट लूज लेबर कहा है, परंतु इनका अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। इसके विपरीत ब्रेमन 1982 का अध्ययन बताता है कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते। उदाहरण के लिए उन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि धनी किसान अक्सर फसल काटने तथा इसी प्रकार की अन्य गहन कृषि क्रियाओं के लिए स्थानीय कामकाजी वर्ग के स्थान पर प्रवासन करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि प्रवासन करने वाले मजदूरों का आसानी से शोषण किया जा सकता है तथा उन्हें कम मजदूरी भी दी जा सकती है। इस प्राथमिकता ने कुछ क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रतिमान पैदा किया है, जहां स्थानीय भूमिहीन मजदूर अपने गांव से कृषि के चरम मौसम में काम की तलाश में प्रवास कर जाते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में प्रवासन करने वाले मजदूर स्थानीय खेतों में काम करने के लिए लाए जाते हैं,
यह प्रतिमान विशेषतः गन्ना उत्पादित क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रवासन तथा काम की सुरक्षा के अभाव से इन मजदूरों के कार्य तथा जीवन दशाएं खराब हो जाती हैं। मजदूरों के बड़े पैमाने पर संचार से ग्रामीण समाज दोनों ही भेजने वाले तथा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। उदाहरण के लिए निर्धन क्षेत्रों में जहां परिवार के पुरुष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गांव के बाहर काम करने में बिताते हैं, कृषि मलरूप से एक महिलाओं का कार्य बन गया है। महिलाएं भी कृषि मजदूरों के मुख्य स्रोत के रूप में उभर रही हैं, जिससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा है। महिलाओं में असुरक्षा अधिक है क्योंकि वे समान कार्य के लिए पुरुषों से कम मजदूरी पाती हैं। अभी हाल तक सरकारी आंकड़ों में कमाने वालों तथा मजदूरों के रूप में महिलाएं मुश्किल से नजर आती थी, जबकि महिलाएं भूमि पर भूमिहीन मजदूर तथा कृषक के रूप में श्रम करती हैं। मौजूदा पितृवंशी नातेदारी व्यवस्था तथा अन्य सांस्कृतिक व्यवहार जिनसे पुरुष के अधिकारों का हित होता है, आमतौर पर महिलाओं को भूमि के स्वामित्व से पृथक रखता है। अब आता है छठवां पॉइंट, भूमंडलीकरण, उदारीकरण तथा ग्रामीण समाज। तो देखिए ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। उदारीकरण की नीति, जिसका अनुसरण भारत 1980 के दशक में उत्तरार्ध से कर रहा है, का कृषि तथा ग्रामीण समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस नीति के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भागीदारी होती है, जिसका उद्देश्य अधिक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था है और जिसमें भारतीय बाजारों को आयात हेतु खोलने की आवश्यकता है। दशकों तक सरकारी सहयोग और संरक्षित बाजारों के बाद भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा हेतु प्रस्तुत है। उदाहरण के लिए हम सभी ने आयातित फलों तथा अन्य खाद्य सामग्री को अपने स्थानीय बाजारों में देखा है। ये वे वस्तुएं हैं जो कुछ वर्ष पूर्व तक आयात प्रतिस्थापन नीतियों के कारण उपलब्ध नहीं थीं। हाल ही में भारत ने गेहूं की आयात का भी फैसला किया, जो एक विवादास्पद फैसला था, जिसने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की पूर्व नीति को उलट दिया और साथ ही जो स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका के खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता की कटु स्मृति कराता है। ये कृषि के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अथवा कृषि को विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मिलित किए जाने के संकेत हैं। यह प्रक्रिया जिसका किसानों और ग्रामीण समाज पर सीधा प्रभाव पड़ा है। उदाहरणतः पंजाब और कर्नाटक जैसे कुछ क्षेत्रों में किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे पेप्सी, कोक से कुछ निश्चित फसलें जैसे टमाटर और आलू उगाने की संविदा दी गई है, जिन्हें ये कंपनियां उनसे प्रसंस्करण अथवा निर्यात हेतु खरीद लेती हैं। ऐसी संविदा खेती पद्धति में कंपनियां उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करती है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कंपनियां कैसे उनको ऑर्डर देती है और कैसे पैसे कटवाती है, पहले ही ऑर्डर देकर पैसे के बारे में बात कर लेती है, उसी के बारे में संविदा खेती वही होता है। आगे देखते हैं यहाँ से, कृषि के भूमंडलीकरण का एक अन्य तथा अधिक प्रचलित पक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस क्षेत्र में कृषि मदों जैसे बीज, कीटनाशक तथा खाद्य के विक्रेता के रूप में प्रवेश है। पिछले दशक के आसपास से सरकार ने अपने कृषि विकास कार्यक्रम में कमी की है तथा कृषि विस्तार एजेंटों का एक स्थान गांव में बीज, खाद तथा कीटनाशक कंपनियों के एजेंटों ने ले लिया है। ये एजेंट अक्सर किसानों के लिए नए बीजों तथा कृषि कार्य हेतु जानकारी एकमात्र स्रोत होते हैं और निसंदेह वे अपने उत्पाद बेचने के इच्छुक होते हैं। इससे किसानों की महंगी खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे उनका लाभ कम हुआ है। बहुत से किसान ऋणी हो गए हैं और तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संकट भी पैदा हुआ है। किसानों द्वारा आत्महत्या, देखते हैं कि क्यों आत्महत्या हो रहा है। देश के विभिन्न भागों में 1997-98 में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या का संबंध कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन व आर्थिक एवं कृषि नीतियों में परिवर्तन से होने वाली कृषि समस्या से है। इनमें शामिल भूस्वामित्व के प्रतिमान में परिवर्तन, फसलों के प्रतिमान में परिवर्तन, विशेषतः नकदी फसल की ओर झुकाव के कारण उदारीकरण की नीतियां, जिन्होंने भारतीय कृषि को भूमंडलीकरण शक्तियों के सम्मुख कर दिया है। उच्च लागत वाले निवेशों पर अत्यधिक निर्भरता, राज्य का कृषि विस्तार गतिविधियों से बाहर होना तथा बहुराष्ट्रीय बीज तथा खाद्य कंपनियों द्वारा उनका स्थान लेना, कृषि के लिए राज्य सहयोग में कमी तथा कृषि कार्यों का व्यक्तिकरण। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2001 तथा 2006 के मध्य प्रदेश, कर्नाटक
केरल तथा महाराष्ट्र में 8900 किसानों ने आत्महत्या की है। देखिए ये आंकड़े याद रखिएगा, 2001 से 2006 का है। 8900, मतलब अगर 100 कम रहेगा तो 9000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि ऐसा उत्पादन करने का अर्थ था कई प्रकार के जोखिम उठाना। कृषि रियायतों में कमी के कारण उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बाजार स्थिर नहीं है तथा बहुत बहुत से किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे मदों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेते हैं। ऋणग्रस्तता एवं किसान कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आने वाले प्राकृतिक एवं सामाजिक संकट किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारक हैं। अनेक आकस्मिक संकट प्रकृति में आए उतार चढ़ाव से उत्पन्न होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं ग्राम उदय से भारत उदय अभियान और साथ ही नेशनल अर्बन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और किसान क्रेडिट कार्ड आदि वे कार्यक्रम हैं जिन्हें भारत सरकार संचालित करती है। इन कार्यक्रमों ने पूरे भारत में किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोले हैं। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों के ग्रामीण लोगों के जीवन यापन में गुणात्मक सुधार हुआ है। तो देखिए इस प्रकार ये समाप्त होता है और यहाँ पर अब प्रश्न है। इन प्रश्नों का अगर उत्तर देना चाहे तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हम लोग कर रहे हैं देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 का, जो कि सोशियोलॉजी है, और आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम था ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 सब करा दिया गया है, तो आप लोग नहीं देखे जाके देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट डे आएगा चैप्टर 5। तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।